अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल है और मैं अपने यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से आपसे मुखातिब हूँ। और आज मैं अपनी फार्मूला सीरीज़ का पार्ट नंबर 28 आपके लिए लेकर आया हूँ। और इस पार्ट नंबर 28 में आज हम डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म, इसे हमने डिस्कस करना है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम करेंगे और बाकी के एमसीक्यूज़ हम अपनी जूम क्लास के अंदर करेंगे। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डाइपोल है क्या। तो डाइपोल का मतलब ये है कि जी एक आपके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, एक होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, और नेचर ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी। यहां पर ये बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, और डाइपोल मोमेंट जो है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ली जाती है। तो जब मैं इसे लिखूंगा इक्वेशन को, तो ये क्यू डी आएगा, चार्ज को कूलम में, डी को मीटर में। तो कूलम मीटर जो है दैट इज टेकन एज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये हमारा एमसीक्यू है कि भाई क्या इसकी यूनिट होती है। अब आपने देखना है कि मैंने इस डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। सबसे पहले मैं यहां आता हूं कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने यहां पर डाइपोल को बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है कि P और E के अंदर जो रोटेशन, जो एंगल है ना, वो 90 डिग्री का आपको नजर आए, ये 90 डिग्री। और यहां ये बात याद रहे कि P क्रॉस E हम जब लेंगे ना, तो मेरा राइट हैंड रूल मैं कुछ यूं अप्लाई करूंगा, P क्रॉस E, तो टॉर्क अंदर की जानिब बनता है। इसका मतलब है इस पोजीशन के अंदर जो रोटेशन आएगी ना, वो रोटेशन ये आएगी, क्लॉकवाइज रोटेशन जो है ना वो यहां पर आएगी। और ये जो एंगल मैंने बनाया है 90 डिग्री का, ये डिक्रीज होता चला जाएगा और टॉर्क भी डिक्रीज होता चला जाएगा। फिर जब यहां पर पहुंच जाएंगे, P और E दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर टॉर्क नहीं होता, 90 डिग्री पर टॉर्क मैक्सिमम होता है, लिहाजा यहां पर इट विल रिमेन फॉर एवर। लेकिन जब आप इसे कुछ रोटेशन देते हैं लाइक दिस, अब क्या होगा। अब हमने देखना यहां पर यह है कि टॉर्क की जो इक्वेशन मैं लिखूंगा वो कैसे लिखनी है। मेरे पास टॉर्क की इक्वेशन जो है वो होती है R क्रॉस F। तो यहां मुझे R की जगह क्या लिखना है, D/2, क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक जो फासला है दैट इज D, और आधा फासला जब हम लेंगे तो वो D/2 होगा। तो मुझे यहां लिखना है जी D/2 साइन थीटा, साथ में वेक्टर जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड आएगा। अब ये अगर आप देखना चाहें तो यहां से मैं सेंटर से ले रहा हूं, सेंटर से यहां तक D है मेरे पास, तो ये दो कंपोनेंट्स बनते हैं, ये फोर्स लग रही है आपकी, ये एंगल थीटा है। तो D/2 था, ये बना D/2 साइन थीटा, और ये वाला एंगल बना, ये वाला वेक्टर बना D/2 कॉस थीटा। अब आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं कि जो D/2 साइन थीटा है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स। सो दिस वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क हेयर। लेकिन D/2 कॉस थीटा की अलाइनमेंट जो कि फोर्स के साथ है, लिहाजा वो अपने 0 डिग्री एंगल की वजह से टॉर्क यहां नहीं बना सकता। तो टॉर्क एक तो बनेगा, बनाएंगे यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, तो दो टॉर्क्स बनेंगे क्योंकि फोर्सेस दो हैं। लिहाजा हम ये लिखते हैं जी FD/2 साइन थीटा हेयर, FD/2 साइन थीटा है। यहां हम फोर्स का कंपोनेंट भी ले सकते हैं, D/2 यानी पोजीशन वेक्टर का भी कंपोनेंट हम ले सकते हैं। जब हम इनको ऐड अप करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। फोर्स की वैल्यू आपने पुट कर दी है QE, इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो उसके बाद D को आपने यहां रखना है, E को जब आप इधर ले जाएंगे ये QD बना। मैंने असल में ये चीज यहां पर डेवलप की है। तो मेरे पास रिलेशन आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, और साइन थीटा को अगर मैं इसके अंदर मिक्सअप कर दूं तो मेरे पास ये रिलेशन बनता है। और यहां जो क्रॉस साइन है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है रोटेशन। अब यहां रोटेशन मौजूद है। अगर एंगल साइन थीटा बहुत एंगल छोटा कर लें, कितना कर लें जी, 4 डिग्री से भी एंगल छोटा हो जाए, तो हम कहते हैं कि साइन थीटा और थीटा जो है ना वो इक्वल हो, तो टॉर्क इज इक्वल टू PE थीटा बनेगा।
तब हम टॉर्क को आई अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि यहां रोटेशन हो रही है और रोटेशन में एंगुलर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का है वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप आ जाएंगे यहां उसकी एनर्जी की तरफ, क्योंकि हमारे पास यहां जो है कुछ एनर्जी होगी जिसे पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया जाएगा, और ये जो मैसेज मौजूद हैं जिन पर चार्ज मौजूद है, इन मैसेज की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और जब ये मूवमेंट होगी तो ये जब यहां से अपनी पोजीशन यहां तक पहुंच जाएगा ना, ये तो इसने फिर वापस आना है। यानी ये जो टॉर्क है ये हमारा कुछ यूं इसके ऊपर लगेगा, ये क्लॉकवाइज टॉर्क और फिर से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो हमारा जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो कि कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है के अंदर जस्ट लाइक अ पेंडुलम इसकी ऑसिलेशंस होंगी। और जो मैंने आपको बताया कि कैसे होंगी, देखिए वर्क डन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला टॉ डी थीटा होता है। नेगेटिव साइन लगाया है मैंने यहाँ, क्योंकि टॉर्क जब इसने यहां से मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, इसने आहिस्ता आहिस्ता इधर को आना है ना, जब तो टॉर्क डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीजिंग टॉर्क की वजह से नेगेटिव साइन लगाया है मैंने। वैसे भी टॉर्क और डी थीटा, थीटा एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क क्लॉकवाइज, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट, तो भी नेगेटिव साइन यहां बनता है। तो थीटा नॉट से थीटा के दरमियान हम ये रोटेशन जो है ना वो ले रहे हैं। तो यहां छोटा सा मैथमेटिक्स है, हम यहां तक पहुंच जाते हैं जी पी डॉट ई तक। पी डॉट ई क्या बना, ये है स्केलर प्रोडक्ट, ये था वेक्टर प्रोडक्ट। ये तो दोनों प्रोडक्ट हैं हमारे पास, ये दोनों एक दूसरे की जिद होते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे की जिद हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि भाई जब टॉर्क मैक्सिमम है तब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम थी, लिहाजा टॉर्क जो है वो उसको यहां तक ले आया, इस पोजीशन तक ले आया। अब उसके बाद यहां पे डाइपोल मोमेंट रहना चाहिए, लेकिन जब हम इसे छोटा सा एंगल देते हैं तो इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, यहां से ऐसे और फिर ऐसे। यानी जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है फिर काइनेटिक एनर्जी के अंदर। वो जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को फिर जन्म देती है, लिहाजा यहां ऑसिलेशन होगी। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ हमने एक एग्जांपल लेनी है वाटर मॉलिक्यूल की। ये बनाया हुआ है मैंने एक मिकी माउस, ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। आपको पता है इसके अंदर एंगल कितना होता है, 105 डिग्री। हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप टोटल करें तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 10 ही प्रोटॉन्स होते हैं। ये जो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ज्यादा करीब होते हैं और इस वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जरा ज्यादा नेगेटिवली वो चार्ज कर देते हैं बनिस्बत इन दो पॉजिटिव के। लिहाजा यहां एक डेफिनेट इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ना मोमेंट वो कायम हो जाता है। और जब हम इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमें मिलती है 6.2 × 10⁻³ कूलम्ब मीटर। इसका मतलब यह है कि ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज क्वाइट हाई, और इसके इतने ज़्यादा हाई होने की वजह से हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके अंदर बेपनाह एबिलिटीज़ हैं। और सबसे बढ़कर एबिलिटी ये है कि ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। और जब ये डी हम कैलकुलेट करना चाहें, यहाँ से ये वाला डी, तो हमें फॉर्मूला यही लगाना पड़ेगा QD, और कितना निकलेगा वो 3.9 पिकोमीटर जो है वो कैलकुलेट हम कर सकते हैं उसको। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या हैं कि जी इसका फॉर्मूला, इसकी यूनिट, इसके टॉर्क की इक्वेशन, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन, और फिर आपको ये भी पता चला कि इनके मैसेज की वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है। आपको ये भी पता चला कि डाइपोल मोमेंट जो है यहाँ पर डाइपोल हमारा वो ऑसिलेट करेगा जस्ट लाइक पेंडुलम। और कब टॉर्क मैक्सिमम है, कब टॉर्क मिनिमम है, वाटर मॉलिक्यूल का क्या चक्कर है, उसका डी कितना निकलता है, और पी की वैल्यू बेशक ये -30 है लेकिन हम इसे हाई वैल्यू समझते हैं। और उसकी वजह से हमारा वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एडिशनल क्या एबिलिटी आती है, वो ये आती है कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है। अब उसके बाद डॉक्टर जावेद को पार्ट नंबर 29 जब तक मैं लेकर आऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।